फोकस फ्यूचर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीवन कौशल, जो कि 10 नंबर का आपको एग्जाम में मिलता है। 17 या जो वैकेंसी आ रही है उसमें 10 नंबर का आपको जीवन कौशल भी करना पड़ेगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है, एक तरीके से मान के चलिए ये आपके फ्री के नंबर हैं। जीवन कौशल, जीवन कौशल सबसे पहले हम जानेंगे जीवन कौशल होता क्या है। हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों को सुलझाना ही जीवन कौशल है। एक तरीके से हमें बेहतर जीवन जीने के लिए जीवन कौशल की जरूरत पड़ती है। जीवन कौशल वे क्षमताएं जो व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों और मांगों को पूरा करने में मदद करती है। जीवन कौशल, जैसे कि मान के चलिए कोई व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी उसने किस कारण से की होगी, क्या कारण रहा होगा और क्या करना चाहिए, ये सब जीवन कौशल में आ जाएगा। किसी के रुपए गिरे हुए मिलते हैं, किसी का पर्स गिरा हुआ मिलता है, किसी की कोई भी वस्तु गिरी हुई मिलती है, तो हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, किस कौशल का प्रयोग करना चाहिए, वो सब जीवन कौशल में आ जाएगा। बेहतर जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इन कौशलताओं का उपयोग करना चाहिए। ये व्यक्ति की जीवन की समस्याओं और उनका हल निकालने में मदद करती है। जीवन कौशल, कुछ बुनियादी जीवन कौशलताएं। समस्याओं को सुलझाना। हमने अक्सर देखा है कि कोई एक मुद्दा है तो कई पक्ष के लोग होते हैं, वो आपस में चर्चा करते हैं, चर्चा करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, लेकिन वो एक निश्चित हल पर नहीं पहुंच पाते। क्योंकि कारण ये है कि किसी के अंदर वो विश्लेषणात्मक सोच नहीं होती, एनालिटिकल थिंकिंग। हम उसके बारे में सोच नहीं पाते कि मैटर क्या है और इसको किस प्रकार से हल किया जाना चाहिए। तो इसलिए हमें जानकारी होनी चाहिए विश्लेषणात्मक सोच की, एनालिटिकल थिंकिंग। देखिए एनालिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि एनालिटिकल थिंकिंग जैसे कि किसी भी कठिन परिस्थितियों में हम किस प्रकार समस्या का हल निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हम उत्तेजित हो जाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं। तो उस टाइम पे हमें अपना आपा खोने की जगह हमें उस समस्या का हल निकालना चाहिए। उसके लिए जरूरी है हम विश्लेषणात्मक सोच का प्रयोग करें, जल्द ही अपना आपा ना खोएं और क्या सही है क्या गलत ये निर्णय लेने में हमें विश्लेषणात्मक सोच मदद करती है। तो विश्लेषणात्मक सोच हम सब लोगों के अंदर होनी चाहिए। आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता क्या है? आत्म जागरूकता शब्द से ही मालूम पड़ रहा है। आत्म मतलब हम, स्वयं। जागरूकता मतलब स्वयं को जानना। हमें चाहिए स्वयं को जाने कि हमारी क्या कमजोरियां हैं, क्या हमें पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या हमारी मजबूतियां हैं, क्या खूबियां हैं। ये सब आत्म जागरूकता में आ जाएगा। जब हम आत्म जागरूकता अपने बारे में जान पाएंगे तभी हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। ये तनाव और परेशानियों से बाहर निकलने में मदद करती है आत्म जागरूकता। ये हमें अन्य लोगों के साथ अच्छा संवाद स्थापित करने और संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करती है। आत्म जागरूकता को आप समझिएगा, हम स्वयं को जानेंगे कि इस परिस्थिति में अगर हम होंगे तो हम उस स्थिति में क्या निर्णय लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे। तो वही चीज हम दूसरों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। हम स्वयं को नहीं जान पाएंगे तो दूसरे व्यक्ति को कैसे समझा पाएंगे, कैसे उसे कह पाएंगे आपको ये डिसीजन लेना है। अब जैसे कि अगला टॉपिक आता है समानुभूति। समानुभूति, इसे सहानुभूति मत समझना। सहानुभूति होती है सिंपैथिक और समानुभूति है एम्पैथिक। समानुभूति, समानुभूति क्या कहती है कि अन्य व्यक्तियों की अनुभूति और परेशानियों को समझना। जब हम अन्य व्यक्ति की अनुभूति और परेशानी को समझ पाएंगे तभी हम उस प्रकार उनकी मदद कर पाएंगे। ये समानुभूति होता है एम्पैथिक। हम दूसरों की स्थिति में स्वयं को रखकर उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरों
की स्थिति में स्वयं को रखकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। समानुभूति होता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को कोई समस्या आ जाती है कि हम किस प्रकार हल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उस समस्याओं को खुद के अंदर डालकर कि हमें उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो वही समानुभूति है। समानुभूति के बाद रचनात्मक सोच। रचनात्मक सोच एक तरीके से हम समझ सकते हैं अलग प्रकार से सोचना। जब अलग प्रकार से सोचेंगे तो भिन्न भिन्न रास्ते हमें नजर आएंगे, भिन्न तरीका मिलेगा, अलग तरीके से हम कार्य को संपादित कर पाएंगे। तो रचनात्मक सोच बहुत जरूरी है कि रचनात्मक सोच के द्वारा ही हम सब लोगों जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। अगर कहीं ऐसी समस्या आती है कि हमें उत्तेजित हो जाते हैं, तो उत्तेजित होने की जगह हम सोचेंगे इस समस्या से हम किस प्रकार हल पा सकते हैं। अलग ढंग से सोचना और कार्य करना रचनात्मक सोच होगा। रचनात्मक सोच वालों के पास काम करने के लिए नए नए तरीके होते हैं और उनके विचार भी अन्य लोगों की अपेक्षा नए होते हैं। वो भिन्न तरीके से कार्य करना पसंद करते हैं और उसका कारण ये है कि वो रचनात्मक सोच वाले होते हैं कि हम सोच पाते हैं कि इस समस्या का समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं। उसके बाद प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण क्या है? इंप्रेसिव कम्युनिकेशन। हम उस संप्रेषण को, उस कम्युनिकेशन को, उस बोलचाल के तरीके का उपयोग करना चाहिए कि जिससे कि किसी दूसरे को बुरा ना लगे, कोई व्यक्ति उत्तेजित ना हो। वो आपका प्रभावी संप्रेषण होता है। वो आहत, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, प्रभावी संप्रेषण क्या है, हमें उस प्रकार की भाषा क्या या बोलचाल का उपयोग करना चाहिए कि जिससे कि दूसरे व्यक्ति को बुरा ना लगे, दूसरा व्यक्ति आहत ना हो। वो आपका प्रभावी संप्रेषण हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध क्या होता है? एक तरीके से समूहों के और लोगों के बीच जो संबंध होते हैं वो पारस्परिक संबंध कहलाते हैं। देखा होगा कोई परिवार बिल्कुल एकल ही रहता है, किसी से कोई संबंध ही नहीं रखना चाहता, ना किसी से कोई बोलचाल, तो क्या होता है उस कंडीशन में? अगर वो समस्या में फंसेगा वो परिवार, तो उसकी हेल्प करने वाला कोई आएगा? कोई नहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो परिवार किसी दूसरे की हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ेगा तो उसके लिए कोई आगे नहीं बढ़ना चाहेगा। तो ये जीवन कौशल हम सबके अंदर होना चाहिए। पारस्परिक संबंध, लोग के समूहों के बीच जो संबंधों को बेटर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, दूसरे की हेल्प में काम आने चाहिए। तो आपका पारस्परिक संबंध, विभिन्न लोगों के समूह के संबंध को पारस्परिक संबंध कहते हैं। और रोजमर्रा की स्थितियों से निपटने के लिए अच्छे पारस्परिक संबंध होने चाहिए। रोजमर्रा से मतलब है कि कई प्रकार की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। अगर हमारे साथ लोगों का समूह होगा, लोग अगर हमारी समस्या को समझेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। और वो आगे कब बढ़ेंगे? जब हमारे पारस्परिक संबंध उन लोगों के साथ बेटर होंगे। तो पारस्परिक संबंध बेटर होना बहुत जरूरी है। भावनात्मक समझ। भावनात्मक समझ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपने फिल्मों में या नाटकों में ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि आप मेरी फीलिंग को नहीं समझते। अक्सर हीरोइन हीरो से बोलती है कि आप मेरी फीलिंग को नहीं समझते। वो वही फीलिंग है, वही फीलिंग है, अलग नहीं है, वही फीलिंग है। दूसरों की भावनाओं को समझना, भावनात्मक समझ, दूसरों की फीलिंग को समझना। तो इसके लिए भावनात्मक समझ होना हमारे अंदर क्यों जरूरी है? एक कारण इसका ये भी है कि सकारात्मक व्यवहार का विकास। इसमें मैं आपको बताऊंगा हमारे अंदर क्या रहता है। अगर मान लीजिए हम गार्जियन हैं, तो हमारे अगर एक लड़का है और एक लड़की है, तो मैं सबकी बात नहीं करता हूं, कुछ लोगों की। तो वो लोग क्या करते हैं, लड़के को तो अच्छे से पढ़ाते हैं और लड़की को पढ़ाना पसंद नहीं करते। इंटर हो गए, ग्रेजुएशन हो गई, चलो शादी कर दो, और लड़के को भेज दिए बाहर पढ़ने के लिए। उसका कारण ये है उनके अंदर भावनात्मक समझ नहीं है, वो उस लड़के की फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर हमारा बेटा और बेटी है, हमें समान शिक्षा का व्यवहार रखना चाहिए। क्यों? अगर सकारात्मक व्यवहार का विकास होगा उन लोगों के अंदर, तो वो लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई गार्जियन मान ली हम लोगों को लेकर चलिए,
तो अगर हमारा एक बेटा और बेटी है तो हम लोगों को चाहिए कि दोनों को शिक्षा का समान अधिकार मिले। ऐसा नहीं कि एक को हाई स्कूल इंटर तक पढ़ा दिया और लड़की की शादी में लग गए, शादी की तैयारियां शुरू कर दी और लड़का जो है उसको बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। तो क्या जो लड़की, उसकी भी तो फीलिंग होगी, उसकी भी तो भावनाएं होंगी, हमें चाहिए उसकी भी भावनाओं को समझा जाए। अगर वो पढ़ना चाहती है तो हमें पढ़ाना चाहिए। ये व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर सकारात्मक व्यवहार का विकास होगा, जिसके अंदर भावनात्मक समझ होगी, दूसरों की भावनाओं को समझेगा। अगला पॉइंट, सकारात्मक व्यवहार आत्मबल और मनोबल प्राप्त करने में मदद करता है। ये सफल व खुशहाल जीवन के लिए उपयोगी है। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बता दिया, अगर हम सभी अपने छोटे भाई बहन या अपने बेटे या बेटी सबकी भावनाओं को समझेंगे तो मनोबल भी मिलेगा और ये खुशहाल जीवन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, जीवन भी खुशहाल होगा। तो हमें चाहिए कि जो भी हमारे छोटे भाई बहन या हम अगर बड़े हैं तो हमें चाहिए छोटे भाई बहन, और अगर हम गार्जियन में हैं तो हमारे जो भी पुत्र या पुत्री दोनों की भावनाओं को हमें समझना चाहिए कि कौन क्या करना चाह रहा है। भेदभाव नहीं करना चाहिए, भावनात्मक समझ में। अगली स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं आगे, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आखिर होता क्या है? कि डिसीजन मेकिंग के बारे में बताऊं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें सही डिसीजन लेना चाहिए सही समय पर। ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि बाद में हमें पछतावा करना पड़े कि अगर हमने ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता। तो डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है कि हम डिसीजन को तुरंत ना लेकर हम अपनी समझ का प्रयोग करते हुए, जीवन कौशल का प्रयोग करते हुए उत्तम डिसीजन लें। जैसे कि इसमें देखिएगा, निर्णय लेने के अंतर्गत समस्या के बारे में सोचना व उपलब्ध विकल्पों के द्वारा समस्या का समाधान शामिल है। अगर मान लीजिए आपका पुत्र हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गया है तो हम लोग क्या करने लग जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं और उससे उल्टा सीधा बोलते हैं। ये करने की जगह हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगली बार वो परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? उसे अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, उसकी ट्यूशन से लगाई जाए, और भी जो भी विकल्प हो। तो सही डिसीजन सही टाइम पे लेना चाहिए, शांति से सोचकर निर्णय ले, ना कि भावुक होकर, ताकि बाद में अपने निर्णयों पर खेद ना हो। हमें कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि हम अपने निर्णय पर बाद में पछतावा करें या खेद करें। तो शांति से सोचकर निर्णय हमें लेना चाहिए। अच्छे पारस्परिक संबंध लोगों के बीच विश्वास बनाते हैं और एक अच्छे पारस्परिक संबंध वाला व्यक्ति मैत्रीपूर्ण होता है। अगर हमारे पारस्परिक संबंध अच्छे होंगे तो हमारे जो मित्रगण हैं वो भी डिसीजन मेकिंग में हमारी सहायता कर सकते हैं। हो सकता है वो आपके लिए एक अच्छा निर्णय दे सकें। तो डिसीजन मेकिंग सोच से ही मतलब नहीं है, ये हमारे फैमिली में भी जो लोग हो सकता है वो भी आपको अच्छी राय दे सकते हैं, हमारे मित्र भी हो सकते हैं वो भी अच्छी राय दे सकते हैं। और वो डिसीजन के बाद हमें सोच विचार करना चाहिए वो कितने हद तक हमारे लिए उपयोगी है। उसके बाद तनाव का सामना। कभी भी ऐसी अप्रिय स्थिति का सामना हमें करना पड़ता है जिससे कि हमें कष्ट हो, तो वही तनाव है। शरीर द्वारा किसी अप्रिय स्थिति के लिए प्रतिक्रिया को तनाव कहते हैं। कोई ऐसी अप्रिय स्थिति मतलब कि जो हमें अच्छी ना लगे, भाई हमारे लिए क्या है? तनाव। तो तनाव को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हमें स्ट्रेस लेना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो तनाव है, टेंशन है, उसे दूर किया जाए। जैसे कि एक कहावत कही जाती है, चिंता ना करें, चिंता ना करें, जबकि क्या करें? चिंतन करें। चिंता ना करें, चिंतन करें। इसका मतलब ये है चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। चिंतन का मतलब उस चिंता को दूर करने के लिए हमें नए तरीके खोजने चाहिए। वही तनाव को सामना करने का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तनाव क्या करता है? शरीर के साथ हमारे मन को भी कमजोर करता है धीरे धीरे। तो हमें तनाव नहीं लेना चाहिए, हमें उस तनाव को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, ना कि दूर भाग जाना चाहिए।
जो परेशानियों से, तनाव से दूर भाग गया तो तनाव उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कभी ना कभी वो किसी ना किसी परिस्थिति में जरूर चिंता का गुलाम बनेगा। तो हमें चाहिए तनाव वो ना ले, तनाव का सामना हमें अच्छे से करना चाहिए। इससे क्या होगा, व्यक्ति के अंदर क्षमता का विकास होगा। अगली बार अगर वो पोजीशन, वो कंडीशन अगर अगली बार आती है तो वो उसे सॉल्व कर लेगा, हल निकाल लेगा। तो तनाव का सामना करना भी एक तरीके से जीवन कौशल है। ये सोचने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है। अगर हमारे सामने वो स्थिति नहीं आएगी तो हम उसका हल नहीं निकाल पाएंगे। भावनाओं पर नियंत्रण। भावनाएं हमारी क्या क्या होती हैं? खुशी, उदासी, क्रोध। तो इन भावनाओं को हमें अपने आप पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर ये भावनाएं हम पर हावी हो गई तो हम आगे सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें सफलता प्राप्त करनी है तो इस जीवन कौशल का हमें उपयोग करना चाहिए, भावना पर नियंत्रण करना चाहिए। खुशी, उदासी, क्रोध को भावना कहते हैं। आम भावनाओं में डर, गुस्सा, खुशी, चिंता, अकेलापन, जलन, घृणा आते हैं। तो भावनाओं को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। भावनाओं पर हमें काबू करना चाहिए जिससे कि हम बेटर लाइफ जी सकें, बेटर लाइफ जी सकें। तो